वो लगी कुड़खवल चैनल में आज हमारे बीच में आई है नीतिशा खलखो। ये दिल्ली में प्रोफेसर हैं और कुड़खवल चैनल के माध्यम से आज वो हमारे आदिवासियों के बीच में और कुड़खर लोगों के बीच में कुछ अपनी बातें रखना चाहती हैं। तो नीतिशा खलखो जी, मैं आपको कुड़खवल चैनल में स्वागत करता हूँ। वो लगी वो लगी सर, वो लगी। सरना कोड के संबंध में कहना चाहूंगा कि सरना कोड आदिवासियों को मिलना चाहिए और कई स्टेट में लोग आदिवासी कोड भी कहते हैं। जो भी हो, आदिवासी कोड हो, सरना कोड हो, मैं बिल्कुल इसके समर्थन में हूँ और इसके लिए मैंने यूट्यूब के माध्यम से कई वीडियो भी बनाकर मैंने प्रचार किया है। तो ये आदिवासी सरना कोड अभी तक स्टेट सरकार ने तो रिकमेंड कर दिया, सिफारिश कर केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार से अभी तक कुछ इसका माकूल जवाब वगैरह कुछ रिप्लाई नहीं आने जैसा लगता है। तो ये क्या और विलम्ब होने की संभावना है कि कैसा लगता है आपको, मिलेगा ये? सर, मैं इस सवाल को जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि आदिवासियों की जो आइडेंटिटी है वो एक तीसरी सबसे बड़ी आबादी थी भारत के स्वतंत्र होने से पहले तक। जो पहली आबादी सबसे बड़ी दिखाई देती है, 1872 में पहला सेंसस होता है। फिर उसके बाद 1872 से लेके 1881 हो, 1891 हो, 1901 हो, 1911 से लेके फिर 1941 तक आप आ जाइए। इतने समय में तीसरा बड़ा पॉपुलेशन आदिवासियों का निकल के आता है। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत जब इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सेंसस होता है 51 में, उसमें उस आबादी को डाइल्यूट कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप अन्य हो, अदर्स में आ जाओगे। ठीक है। और हम्म। आपने अगर हमने हिंदुइज्म को लेकर के आदिवासियों के बीच काम किया है तो हिंदू या तो वो लिख लेंगे, क्योंकि वो होली और दिवाली भी मना लेते हैं अपना करम सरहुल के साथ, तो वो हिंदू हो गए। और जो आदिवासी अपना आदिवासियत के साथ में क्रिश्चियन नीति अपना लिया है वो क्रिश्चियन लिख लेगा। और जिसको लगता है कि नहीं, हम ये दोनों नहीं है, हम इससे अलग ही हैं, तो वो अदर, सातवां जो कॉलम था वो अदर का रख दिया गया हम्म। था। तो 2021 में जनगणना होनी थी और 2011 में भी जनगणना होनी। मुझे याद है ये मूवमेंट 2011 में भी बहुत हाइट में था उस समय। और उस समय भी, उस दशक में भी बहुत सारे संगठनों के आह्वान पे बहुत सारे झारखंड के क्षेत्रों में सेंसस को होने से रोका गया था। और सेम डिमांड था कि हमें अपना धर्म का कॉलम चाहिए। अब उसका नाम आप सरना रखेंगे, आदिवासी रखेंगे, ट्राइबल रखेंगे, ये एक अन्य प्रश्न है जो कि बहुत संजीदगी के साथ निपटाना चाहिए, क्योंकि सेंसस पूरे भारत में घटित होने वाली घटना है। और एक राज्य में ये केवल घटित नहीं होती है, एक परफॉर्मा होता है, पूरे देश के लिए एक तरह के डाटा इकट्ठा किए जाते हैं और उससे आपके लिए आने वाली जो 10 साल की पॉलिसीज है वो तय हो रही होती है। तो हम लोगों को इसको बहुत सटीक ढंग से सोचने की जरूरत है कि सरना एक छोटा नागपुरियन आदिवासियों के बीच में प्रचलित शब्द है और हम्म। इसको लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और जो एक माइग्रेशन, एक छोटा नागपुरी माइग्रेशन असम के बगानों में हुआ, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग और नक्सलबाड़ी इलाके वगैरह में हुआ, या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र में, अंडमान में भी एक अच्छी आदिवासी पॉपुलेशन है। तो ये उड़ीसा में है। तमाम जगहों में ये धर्म वहां तक उड़ीसा जाता उड़ीसा है। में भी है, उड़ीसा में। उड़ीसा, या हम्म। मैं छोटा नागपुर अगर कह रही हूँ तो उसमें आप पश्चिम बंगाल का और बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा लेंगे, जो उरांव पॉपुलेशन और मुंडा संथाली एक हम्म। आइडेंटिटी बनाते हैं। हाँ। मेरा जो एक बृहद झारखंड का जो एक मानचित्र है वो मेरे नक्शे दिमाग में है, अच्छा छोटा अच्छा। नागपुर अगर मैं कह रही हूँ तो।
उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, बिहार में भी हमारे लोग छूटे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की सीमाओं में पड़े हुए हैं। तो वो जो डिमांडेड झारखंड था वो तो आज तक नहीं मिला। तो इतना ही पॉपुलेशन सिर्फ आदिवासी पॉपुलेशन नहीं है। जब सेंसस कराया जाएगा तो आपके अरुणाचल का दोनों पोलो है, आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वहां की अपनी आदिवासी समुदाय हैं, हिमाचल में किन्नौर करके वहां पे ट्राइब है। आपको मैंने बकरवाल समुदाय के बारे में बताया जो कश्मीर में है। और जो आपका लक्षद्वीप जो इलाका है उसमें तो 95% जो आबादी है वो आदिवासी आबादी है। अब इतनी आबादी के अलग अलग भाषाई क्षेत्र होने के नाते इनके अलग अलग नाम है। गोंडी कोई धर्म बोलता है अपने आप को, कोई भीली धर्म बोलता है, कोई अपने आप को दोनी पोलो बोल रहा है, कोई अपने आप को कुछ बोल रहा है। तो इतने अलग अलग नामों को आप छोड़ के आप बोलेंगे कि मेरा सरना ले लो तुम, तो ऐसे तो बहुत आसान नहीं है। सरकार को बहुत अच्छा बहाना मिल जाएगा कि इतनी डाइवर्सिटी को हम एक कॉलम का नाम देकर के क्या ही कर लेंगे, तो हम नहीं देंगे। और यही खेल चलता आया है। जबकि हिंदू में देखिएगा तो शैविज्म है, वैष्णोइज्म है, शाक्त हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के डिविजन है, उसके बावजूद हिंदू के एक कॉलम में वो आने को तैयार है। क्रिश्चियंस के बीच प्रोटेस्टेंट है, सीएनआई है, रोमन्स हैं और सीरियंस हैं। तो तरह तरह के क्रिश्चियंस है, उसके बावजूद वहां एक धर्म में आने के लिए तैयार है। तो आदिवासियों के लिए ट्राइबल कॉलम के नाम से आपत्ति दर्ज करना बेसिकली सेंसस में कॉलम आने से एक कदम पीछे लेना ही है वो काम, जो आप सरना वर्ड पे अड़े रहिएगा। असम के आदिवासियों को कैसे आप सिखा पाइएगा कि सरना ही लिखो, और क्यों वो मान लेगा, झारखंडियों की बात क्यों मान लेगा। तो यहाँ पे एक बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है कि ट्राइबल या आदिवासी धर्म, जिससे कि हर कोई अपने आप को आइडेंटिकल करता है। शेड्यूल्ड ट्राइब आपके लिए वर्ड है, संवैधानिक अनुसूचित जनजाति बोला जाता है। आप चलिए इन नामों को नहीं पसंद करते हैं, मत इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पॉलिटिकल आइडेंटिटी एक आदिवासी होने की बहुत आसानी से पूरे भारत के आदिवासियों के बीच में है। तो इस वर्ड के साथ हम लोगों को इस धर्म के कॉलम की डिमांड करनी चाहिए। और अपनी मुझसे बहुत सारे क्रिश्चियंस ने पूछा या बहुत सारे दूसरे संगठन के लोगों ने पूछा कि अगर आदिवासियों को कॉलम मिल जाएगा तो क्रिश्चियन लोग कहाँ लिखेगा, आदिवासी जो क्रिश्चियन है वो कौन से कॉलम में टिक मारेगा। तो मैंने कहा ये उनकी स्वेच्छा का प्रश्न है, जिसकी आजादी ये एक देश धर्मनिरपेक्षता के नाम पे आपको देता आया है, और हम लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। ये सवाल ही नहीं बनता है कि आप इस कॉलम में आने के लिए बाध्य करें। ये वही एजेंडा है जो आरएसएस और उसकी एबीसीडी टीम घर वापसी के नाम पे मुसलमानों को मारती है, क्रिश्चियनों को मारती है। और फिर अब आप सरना लोग हर एक क्रिश्चियन को बोलने के लिए पड़े हुए हैं कि आपका 3-4 जनरेशन जो भी रहा क्रिश्चियन का, घर वापसी करो, इधर आओ, इधर आओ, सरना बनो। सरना बना के क्या कर लोगे, क्या कर रहे हो, छठ पूजा करवाओगे, करम और सरहुल सिर्फ करवा के इत्मीनान रहोगे। तो धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, और जो कई पीढ़ियां उसमें ढल चुकी हैं उसको वहां से वापस लौटने में एक दर्द है, और एक पूरा विश्व की राजनीति ही है क्रिश्चियनिटी की। तो उस क्रिश्चियनिटी के साथ आप यहाँ पे माइनॉरिटी है बोल के आप हत्याएं कर लेते हैं, ननों के साथ आप बदतमीजी कर लेते हैं, आप कितना ही कुछ कर लेते हैं। उड़ीसा में जो भी कुछ घटित होता है, झारखंड में जो कुछ हिंसाएं होती हैं, हम लोग सब देख ही रहे हैं, अछूते नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को भारत की राजनीति से इतर विश्व में जो एक पॉलिटिकल जो एक पावरफुल पोजीशन में है वो क्रिश्चियन है, बिल्कुल बहुत स्ट्रांग सिचुएशन में है। और जब आपके अर्थव्यवस्था की बात आएगी तो अमेरिका के साथ आप पंगे और यूरोपियन कंट्रीज के साथ आप पंगे लेना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे बस छोटा मोटा डिस्टर्ब करते रहो, कभी कभी दंगों में मार डालो, इतना तो बर्दाश्त कर लेगा अमेरिका और यूरोप। लेकिन इन टोटो अगर आपने जेनोसाइड करा दिया, जैसे जर्मनी में हमारे पास एक हिटलर था जिसने एक खास जाति के लोगों को खत्म ही किया, तो ये सब चीज
जो करने का है, उससे आप उनके पावर स्ट्रक्चर से बच नहीं पाएंगे, हमले आप पर भी होंगे। तो ये चीज जो ईसाई, क्रिश्चियंस, अब्राह्मणिकल धर्म, सरना धर्म, हिंदू धर्म, सब पॉलिटिक्स से एक साथ जुड़ी हुई है। और हम लोगों को तो सिर्फ यहीं पे झारखंड में ही उलझे रहने की जरूरत नहीं है, ना भारत में उलझे रहने की जरूरत है, बल्कि जो एक इस्लामोफोबिया एक पूरा 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 विश्व में प्रचारित किया गया, तो उस पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। एक ही कहानी है बाइबल और कुरान में, अब्राह्मणिकल जो अब्राहम का हम्म जो धर्म है उसमें भी बहुत हम्म छोटी छोटी प्रैक्टिसेस की डिवीजन की वजह से आप अलग अलग रिलीजन होना क्लेम करते हैं। मूसा वहां भी है, यहाँ पे भी है, बाइबल में और कुरान में पढ़िए, उठाइए, देखिए। आपको ये जो सेना का जो व्यापार है ना, करना बंद करना पड़ेगा। सब अपने हैं, सब अपने हैं जी। तो ये आपके कहने से हमें हमें लगता है कि आप जो हमने एक संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरना कोड के लिए चाहे आप सरना कोड मिले या तो आदिवासी कोड या कोई भी नाम रहे, एक उन्हें एक रिलीजन मैं आदिवासियों के लिए आदिवासी कोड की होना चाहिए, पक्षधर। एक आदिवासियों के लिए एक कोड होना चाहिए, चाहे नाम कोई भी रहे, बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल एक बिल्कुल आइडेंटिटी मिल बिल्कुल। जाएगा कि उस आइडेंटिटी के तहत एक अलग एक रिलीजियस तरीके से आदिवासी लोग एक आइडेंटिटी उनको मतलब मिल जाएगा और वो लोग पहचाने जाएंगे उससे। तो ये होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब शर्मा ही हो या कोई और हो। नहीं सर, राजस्थान मैं इसको बहुत क्लियर करना चाहूंगी कि इसमें द्वंद्व और फंसने की स्थिति के बजाय मैं चाहूंगी कि पूरे देश भर के आदिवासी एक कॉलम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वर्ड सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल या आदिवासी हो, उससे इतर और कुछ ना हो। मैं हम्म सरना धर्म से बिलोंग करती हूँ, उसके बावजूद भी मैं इस चीज को समझती हूँ कि मैं अपना नाम, अगर आपका नेमहस नाम है तो मैं उस पर नीतीशा थोपूं, या मैं नीतीशा हूँ और आप मुझे नेमहस बुलाना चाहेंगे, तो ये नहीं बर्दाश्त होता है, नहीं जज्ब होता है, और ये न्यायपूर्ण भी नहीं है। इसीलिए बिल्कुल। मुझे लगता है सबको उनकी आस्था का सम्मान करना चाहिए। आप लिखिए, सेंसस में लिखिए आदिवासी कॉलम, ऑब्लिक करके लिखिए मैं संथाल हूँ, मैं मुंडा हूँ, कि मैं गोंड हूँ, कि मैं भील हूँ, कि मैं येरुला ट्राइब से हूँ, जो आप लिखना चाहे अपनी आइडेंटिटी जरूर असर कीजिए। वहां मैं आदिवासी लिखूंगी, ऑब्लिक करके सरना और उरांव लिखूंगी। तो हम्म ये मेरा मेरी मेरी समझदारी यह है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैडम, अगला मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुरुकु भाषा संबंधी आपने कुछ शोध भी किया है, जैसे आपने कहा एमफिल भी किए हैं और पीएचडी भी जेएनयू से कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप इसमें कुछ शोध भी किए होंगे, और जैसा पता चला है हमको विश्वस्त सूत्रों से कि आप इसमें कुरुक भाषा में आप ये सब कर रहे हैं। एक लील खोरा खेल उस पर आपने शोध किया है, और अभी जेएनयू में आप कुछ सबमिट करने वाली हैं एक पीएचडी के लिए। तो इसके अतिरिक्त ये तो कर ही रही हैं, और लेखन में अगर कुरुख से संबंधित अगर आपका कोई लेखन में कोई योगदान रहा हो, चाहे बुक के रूप में या तो आर्टिकल के रूप में, तो आप इसको कृपया हमारे उरांव आदिवासियों को आप अवगत करने की कृपा करें। सर, मैं इसमें हाथ जोड़ करके आप लोगों से माफी चाहती हूँ कि ये जो पूरा कुड़ुक मीडियम में चलता हुआ अच्छा सा एक चैनल बन पड़ा था, उसको हम लोगों को जबरदस्ती में एक हिंदी में करना पड़ा। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। मैंने क्लासेस ज्वाइन की हुई है, और मैं हिंदी के साथ में जो कुड़ुक की जो कक्षाएं ऑनलाइन चल रही है अभी इस महामारी के दौर में, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कुड़ुक को लेकर के काम बिल्कुल न के बराबर है। मैंने अपना रिसर्च, जो एमफिल का रिसर्च है, वो भी अपनी माँ की मदद से कर पाई, और उन्होंने 2600 लोकगीत का अनुवाद करके मुझे दिया, और फिर उस हिंदी पर मैं काम कर पाई थी। तो मैं एक भाषाई दृष्टि से, मेरा एक कुड़खर होने के बावजूद भी मेरा कोई कंट्रीब्यूशन एज सच नहीं है राइटिंग में। भले मैंने रिसर्च इस पे किया और मुझे दिखाई पड़ा कि किस तरीके से कुड़ुक महिलाओं की जो संवेदना है, जो चाहत है, जो वो चाहती हैं, वो कैसे मुख्य धारा की समाज की महिलाओं से अलग है। उनकी समझदारियां अलग हैं, वो जो चाहती हैं, वो जो करती हैं, वो सब बातें बिल्कुल अलग से दिखाई पड़ती हैं उन गीतों में। तो मैं अपने रिसर्च को ही, मुझे लगता है कि जब लोगों के बीच में जाएंगे ये गीत,
तो मुझे जो अर्थ दिया वो मैंने उस रिसर्च में डिस्कस किया है। लेकिन उन गीतों के और भी कई अर्थ हर एक पाठक अपने नॉलेज के अनुसार उसको ले सकता है, और वो बात का हिस्सा बनेगा, बहस का हिस्सा बनेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एक गाना जो है, उस गाने को मुझे उस रिसर्च में बताने में बहुत दिक्कत हुई कि मैं कैसे बताऊंगी कैसे बताऊंगी। तो उसको मैंने बाबा को खूब गाते सुना था। मेरे बाबा को हम्म। कुड़ुक आती नहीं है, पर कुछ कुड़ुक गाने वो मम्मी से रहते सीख गए थे, तो वो गाते थे, तो वो मैं उनसे सीखी हुई थी। तो वो गाना कुछ ऐसा था जिसको कि अभी के समय में जब मैं करम और सरुल में जाती हूँ तो वो अलग तरीके से गाया जाता है, उसमें बस एक शब्द का हेर फेर हुआ है। और वो गाना ना मैं माफी चाहूंगी कि सरुल का गीत अभी आप लोगों को इस बरसात के दौर में सुना रही हूँ, माफ करेंगे मुझे बिल्कुल मेरी बिल्कुल। प्रकृति और मेरे पूर्वज। बिल्कुल तो आप सुनाइए, क्यों मैं तो कहने वाला था आपको। उस गाने में ना जो चेंज आया है उसके माध्यम से मैं बस एक बात खोलने की कोशिश करूंगी, और वो कितना यूनिक है, कितना बेहतरीन है, वो हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक गाना है, आ, आवाज राग सब माफ करेंगे आप सभी बड़े लोग। गाना है, एंडे तूफान एंडे तूफान एंडे तूफान तेलो नींजेरिku बनवरहाल तिलकारी बरलागिरी बनवरहाल तिलकारी बरलागी। इस गाने को मैंने लील खोरा केकल में वन वरहा के साथ पाया। और जो मैंने बाबा से सुना या हर दिन यहाँ दिल्ली में रहते हुए सरुल मनाते हुए सुनती हूँ, तो वो गाना ऐसे हो जाता है, इंदिर तूफान इंदिर तूफान इंदिर तूफान पेलो में तेरे भाग जुगनी लिखा लो कर की बड़ा लागी हो भाग्य जुगनी लिखा लौकार की बड़ा लागी। तो अब इसमें वन वरहा का जो रिप्लेसमेंट है भगजुगनी के साथ, हम्म। वो समय के साथ में कैसे आया। तो इसको जब माँ से पूछा कि माँ ये क्यों ऐसा हुआ कि पहले हम लोग तुलना कर रहे हैं वन वरहा लिखे, और उसके बाद फिर बाद में तुलना कर रहे हैं भग जुगनी लिखे, तो हम्म। कहीं ना कहीं एक संस्कृतिकरण का दबाव है, जहाँ पे सुअर इम्प्योर होता है, भैंसा इम्प्योर होता है। आज तो हम्म। बाजार भी काऊ मिल्क बेचने लगी है, और काऊ घी, वो आपको मतलब भैंसे का दूध भी अशुद्ध होगा, भैंसे की चीजें भी अच्छी नहीं होंगी। जबकि जो दूध के शौकीन लोग हैं वो बताते हैं भैंसे का दूध ज्यादा लजीज होता है, क्योंकि उसमें बहुत फैट का कंटेंट होता है। गाय के दूध में फैट कंटेंट नहीं होने से वो टेस्टी कम होता है। हम्म। लेकिन हम लोगों के बीच में एक हिंदुआइजेशन का ऐसा प्रकोप है कि हम लोग हर एक काली चीज को खराब मानने लगे हैं, और जो हर एक चीज श्वेत हो सफेद हो वो अच्छी है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, भाई गोरा होता है, सही बोला करो, क्यों उल्टा बोल रहे हो। तो जो ये वन वरहा और भग जुगनी का प्रसंग आता है, तो उसमें वो जो एक वन वरहा के आने की बात की जा रही है, तो वो एक पुरुष जब अपनी महिला को देख के गा रहा है कि एक सुंदर सा फूल लगा हुआ सा कोई चीज आ रहा है, वो तो वनवरहा जैसा लग रहा है, और फिर बाद में भगजुगनी हो गया है। तो फिर माँ से जब हम बोले कि माँ कोई अगर प्रेमी अपने प्रेमिका को बोले कि वो वनवरहा जैसे आ रही है मेरे पास, तो आज तो भाई सुअर बोल दो तो पत्नी तो डंडा लेकर के आपको मार डालेगी, और प्रेमी भी बचते हुए फिर रहा होगा। लेकिन माँ बता रही कि जब आदिवासी खेती बाड़ी में नहीं आया था तो शिकार में था। शिकार हमारे बीच में रहा है परंपरा में, जिसको हम लोग जनी शिकार में मना लेते हैं, बिसु सेंद्रा में मना लेते हैं, तरह तरह के सेंद्रा का आयोजन है अभी भी। तो वो सिंबॉलिकली जो पुराना समय था उसको नहीं छोड़ने और स्किल को ना भूले इसके लिए था।
तो यहाँ पे जो वुमेन को जंगली सुअर के तरीके से आता हुआ बता रहा है प्रेमी अपनी, तो उसके पीछे का रीजन है कि वो जो वुमेन का सॉरी जो वनवरा का शिकार है, उसका जान इतना मजबूत होता है, आप उसको भाला मार दो, चाकू मार दो, वो कितना किलोमीटर दूर जाके गिरेगा। और वही, क्योंकि हम लोग हिंदी की पढ़ाते हैं, तो हिंदी में तो यहाँ पे वुमेन को दिखाता है कि भाई वो तो गजगामिनी जैसी है। गज क्या, जैसे जो हम लोग कूल्हा बोलते हैं, या आप उसको बोल लीजिए उसका जो हिप्स है वो अप एंड डाउन ऐसे ऐसे हिल हिल के चल रहा है, तो वो अच्छा दिखता है। तो आप अपनी वुमेन को गजगामिनी बोलते हैं, आप उसको हंसिनी बोलेंगे, मोरनी बोलेंगे, कुछ भी बोल लेंगे, लेकिन मजबूत जानवर में तेज है, जो कंट्रोल में नहीं है, उस वुमेन को आप उससे तुलना नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे आपने जानवरों के बीच भी एक हायरार्की बना रखी है कि कौन गंदा है, कौन गंदा नहीं है, कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में एक नजरिया रहा है कि सत्तात्मक समाज होने के बावजूद, कि वो अपनी वुमेन को बहुत स्ट्रांग देखता है। वो बोलते हैं कि ये वनवरह जैसी है, शिकार में नहीं आएगी, हाथ में नहीं आएगी, इसको हम मार नहीं सकते हैं, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत जीवट है। तो ये संबंध आदिवासी पुरुष और महिला का उस पुराने गीत में ऐसा मिलता है, और आज हम लोगों ने उसी गीत को बदल करके, वनवरहा को हटा करके उसको भगजुगनी बना दिया है। मतलब कुछ भी एक तो उड़ती हुई सी सुंदर सी चीज। तो ये पूरे नजरिए का खेल है। जो वनवरहा है वही सुंदर है, वो कोई असुंदर नहीं है। भगजुगनी हो जाना, तितली हो जाना, सॉफ्ट हो जाना, ये सुंदर नहीं है। तो ये पूरा एक नजरिया और एक नया चश्मा देता है, जिससे कि हम अपनी भाषाओं में गाए जा रहे गीतों के अर्थ के पीछे के समाज को समझ सकें। तो मुझे लगता है कि मैंने इस रिसर्च में जो इस गीत में पाया वो बहुत अन्यतम था। और ऐसे ही 2600 लोकगीत, तो फिर आप समझिए कि उसमें कितना कुछ खूबसूरत हिस्सा है। ये जो आपने बताया बनबरहा वाला, ये तो मैं आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ, मैं कभी नहीं सुना था। और ये भागजुगनी वाला गीत गाना लिखा हुआ है, अच्छा, लिखा हुआ है। ये भागजुगनी वाला गाना, इसको मैं जरूर बहुत पहले से सुनता रहा हूँ। हाँ करीब हाँ। मैं हाई स्कूल में था उस टाइम से सुन रहा हूँ। भागजुगनी तो ये लिखल तब भी अल्लाह। बदल गया, ये तभी में बदल गया है। अच्छा, मैंने काफी तो पहले ये बदला किताब होगा। जो है, हाँ वो जो किताब है वो लगभग कंपाइल किया गया है 40 के दशक में, 1940 के दशक से। अच्छा अच्छा। और तो उस समय के दशक में आप देखेंगे तो गीतों के अर्थ, और जो कंपाइल किया गया है, वो जो शब्द यूज होते थे, उसको हम्म। धर्मदास लकड़ा ने उसको एज इट इज रखा, उसको नहीं हाँ। बदला। हम्म। तो अभी मैं, मतलब मैं तो बिल्कुल नया तरीके से सीख रही हूँ, तो इस तरीके से मैंने तो शुरू से भगजुगनी ही सुना, और मैं वनवरहा देख के परेशान हो गई कि माँ मैं कैसे बोलूंगी कि मेरी गर्लफ्रेंड वनवरहा जैसी दिखती है, वैसे आ रही है मेरे तरफ में, ये तो कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो फिर माँ ने जब उसकी खूबसूरती बताई, तो मुझे खुल के समझ में आया कि कितना सुंदर है हमारे बीच का संबंध और समझदारी। और और मैंने तो मॉडर्न गीतों में भी कुछ चीजें बहुत खूबसूरत पाई हैं। कुड़ुक गीतों में एक गाना है जो आपको मैं मॉडर्न आधुनिक कुड़ुक गीत गा के सुनाती हूँ, जिससे कि स्पष्ट हो जाएगा कि अंतर बहुत नहीं आया है। बस हम्म। ये जो सामाजिक सोशल मीडिया में 2 लाइन और 2 शब्द में बातचीत हो रही है, वो कड़वाहट ला रही है, उससे बचने की जरूरत है। मैं एक आधुनिक कुड़ुक गीत गा के सुनाती हूँ, वो कितना सुंदर है, देखिए। छुट्टी पुनाku कोई चमकीले खाको पातो ढुकु को रणबा दीदी ढुकु को रणबाजी। छुट्टी पुनाku कोई चमकीले खाको पातो ढुकु को रणबा दीदी। उसके बाद की पंक्तियां थोड़ा सा भूल गई हूँ। नहीं, इस काफी। गाने में इस अच्छा गाने में अच्छा। पुरुष, हाँ एक पुरुष गा रहा है अपनी एक प्रेम का निवेदन लिए हुए। एक छोटी लड़की आई है और वो बोल रहे तुम्हारा बाल का जुड़ा अगर बड़ा दिख रहा है, उसका मतलब नहीं है कि तुम बड़ी हो गई हो, तुम अभी भी छोटी हो।
तुम्हें शर्म आना चाहिए कि तुम मेरे पास ढुक्कू होकर के आना चाह रही हो। और हम्म। वो ढुक्कू बेसिकली होता है कि अगर कोई विवाह परिवार वाले नहीं कर रहे हैं और लड़का लड़की रजामंद है, तो वो लोग एक साथ जीवन शुरू कर सकते थे, एक ही घर में रह सकते थे। इसी को हम लोग ढुकू परंपरा बोलते थे। या किसी के बच्चे पहले हो गए हैं और शादी बाद में कराई जा रही है, तो उसे भी हम ढुकू बोलते थे। तो वो एक पुरुष साथी, कुड़ुक पुरुष साथी यहाँ पे बोल रहा है, तुम छोटी हो, तुमको नहीं आना है अभी मेरे पास। भले तुम्हारा बाल बड़ा हो गया है और बड़ा सा खोपा बन रहा है तुम्हारा, बड़ी टोकरी के साइज का, फिर भी तुमको नहीं आना चाहिए, तुमको रुकना चाहिए। तो ये पुरुष के अंदर का जो सब्र है, कितना खूबसूरत है। हम तो हम्म। आज देखते हैं कि 6 महीने की भी बच्ची का बलात्कार हो रहा है, 80 साल की भी बुढ़िया का रेप हो रहा है। तो ये जो सुंदर हिस्सा है, वो मैं अपने आदिवासी कुड़ुक पुरुषों में बहुत नजदीक से देख पाती हूँ। लेकिन आज वो गीतों तक सिमट के रह गया है। और जो हर दिन के जीवन अनुभव इस तकनीकी दुनिया में हम लोग एक सो कॉल्ड विजुअल दुनिया में आमने सामने ना होकर के एक दूसरे के बारे में जो समझदारी आप बना रहे होते हैं, वो कड़वाहट और दूरी पैदा कर रही होती है। इससे बचने की जरूरत है। तुम्हारे बिना हम नहीं है, हमारे बिना तुम नहीं हो। तो इस चीज को समझने का जरूरत है। और जो दिक्कत है, जो घाव बन रहा है, जो आपका कैंसर बनने की ओर ले जाएगा, तो उसको अगर हमने ठीक करना है, तो उसको उखाड़ना पड़ेगा, उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उस पर बात करनी होगी, उसको दिखाना होगा, धूप हवा पानी सब चीज करना होगा, तब वो ठीक होगा। तो ऐसे ही आदिवासी महिला के मन में बहुत कुछ है जो वो अपने समाज में आ, जिस पर बात नहीं होता पा रही है, वो कह रही है, तो उसको सुनने की जरूरत है। उस पर फैक्चुअली साइंटिफिकली तार्किक होके न्याय संगत होकर के सबके हित में जो हो, वो तय करने की जरूरत है। हम नहीं चाहते दिक्कू के पास जाना, हम किसी दिक्कू को नहीं आने देना चाहते हैं। लेकिन अगर एक दो केस के हवाले से आप सारे समाज के, आपको एक होमवर्क देती हूँ, अपने घर में आने वाले शादी कार्ड में एक बार निकाल के रखिएगा कितना परसेंट दिक्कू के साथ मैरिजेस के कार्ड आते हैं आपके पास। हम लोग संभालते हैं ना शादी के कार्ड, अच्छे से रखते हैं घरों में। तो एक होमवर्क करिए, साल भर का एक न्योता का सारा लिस्ट रखिए, और कितना दिक्कू से शादी हुआ, कितना दिक्कू लड़की लाया या कितना दिक्कू लड़की गई, इसको एक होमवर्क करके हम लोग बात करते हैं। अगर सर्वे कराने का दम हम लोगों के बीच में नहीं बन रहा है, जमीन आदिवासी महिला के हवाले से नहीं जा रहा है, वो सरकार ले रही है, सत्ता ले रही है, पूंजीपति लूट रहे हैं, आदिवासी लोग अपनी भौतिक जरूरतों के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बड़ा तरीका है जिससे कि जमीन बाहर जा रही है। एक दो केस के हवाले से ये लॉ बना के लाना कि आदिवासी महिलाओं को हम लोग दिक्कू से शादी कर लेने पे ये नहीं देंगे, उसका कास्ट सर्टिफिकेट हटा देंगे, उसको जमीन नहीं खरीदने देंगे, उसको हम लोग एकदम से बाहर कर देंगे, तो ये हिंसा है, अन्यायपूर्ण हिंसा है। इसको आप बड़े प्लेटफॉर्म में, संविधान के स्तर पे, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं भी आप कर लीजिए, चैलेंज नहीं कर पाएंगे आप। ये पूरी तरीके से जाति जन्म से तय होती है, जाति शादी से नहीं तय होती है। और आज का युवा तो शादी को खारिज कर चुका है, शादी नहीं कर रहा है। सिचुएशंस जो है शादी नहीं होने दे रहे हैं, नौकरी नहीं है, क्या खाएंगे, क्या आने वाले जनरेशन को देंगे। कोरोना में कौन बच्चा ला करके मारने के लिए छोड़ना चाहेगा, सांस पूरा नहीं पड़ रहा है, जेब खाली है। इन तमाम सवालों को सोचिए, बात कीजिए, हल निकालते हैं, मिल करके निकालते हैं। नितिशा जी, मैं एक ये शोध संबंधी बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप जेएनयू में पीएचडी कर रही हैं, तो उसमें शोध किस विषय पे कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे आप? मैंने विषय लिया है हिंदी की ईसाई पत्रिकाएं और झारखंड का आदिवासी समाज। मैंने 3 पत्रिकाओं को केंद्र में रखा है। रोमन कैथलिक की मैगजीन निकलती थी 1921 में, निष्कलंक था, वो मेरा आधार है।
घर बंधु जीएल चर्च की पत्रिका रही है जो 1872 से छप रही है, उसको मैंने आधार रखा है। और सीएनआई की मैगजीन 1875 से छोटा नागपुर दूत के नाम से निकलती रही है। तो इन पत्रिकाओं में जो हिंदी दिखाई पड़ती है, क्योंकि मेरा जो सेंटर है वो हिंदी का है, तो मुझे उसको हिंदी से जोड़ के देखने की जरूरत थी। तो मैंने इन आदिवासी ईसाई पत्रिकाओं में, या इन ईसाई पत्रिकाओं में जिसका कंटेंट धार्मिक होने के बावजूद जो पहला जनरेशन ऑफ आदिवासी एजुकेशन पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो जो कविता कहता है, वो जो चिट्ठी पत्री लिखता है, वो जो बातें कम्युनिकेट करना चाहता है, वो इन पत्रिकाओं में छिपा हुआ है, लिखा हुआ है। और उसी को 2014 में मेरा पीएचडी का एनरोलमेंट था, उस समय मैंने ये विषय पास करवाया और मैंने निष्कलंका और घर बंधु की प्रतियों को रांची के सेंट एल्बर्ट कॉलेज और रांची के ही जो जीएल चर्च का थियोलॉजिकल कॉलेज है उसकी लाइब्रेरी में जाकर के मैंने इन मैगजीन्स को एक्सेस किया है। और मेरी समझदारी में मैं इस बात की दावेदारी करना चाहती हूँ कि जो आदिवासी साहित्य या आदिवासी को केंद्र पर रख करके जो आज हिस्टोरियन सबाल्टर्न हिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं, तो ये बहुत तुरंत का मामला नहीं है, या आज नहीं पैदा हुआ है, आज नहीं उगा है, लेकिन बहुत सारी चीजें पीछे हैं जो आपके पूर्वाग्रह, आपके प्रेजुडिस का शिकार है, और आप उनको चर्च की मैगजीन बोल करके आप पलटने से बचना चाहते हैं। मैंने इस क्षेत्र में जब क्या रिसर्च हो चुके हैं, तो मैंने एकमात्र व्यक्ति को पाया, नागेश्वर सिंह, जिन्होंने रांची विश्वविद्यालय से ईसाई मिशनरियों का हिंदी के लिए योगदान नामक विषय पर शोध किया था। और उन्होंने ईसाई मिशनरियों के जो स्कूल्स, कॉलेजेस और उनके वर्क थे उसको सामने रखा था। बस उसी वर्क को मैं देख पाई, उसके अलावा लोग नहीं मिलते हैं जो इन पत्रिकाओं का हल्का सा हवाला भी लेते हैं। और बहुत रिसेंटली अभी 2020 में वंदना टेटे और अश्विनी कुमार पंकज द्वारा संपादित हिंदी की आरंभिक आदिवासी कहानियां करके निष्कलंका की कहानियों को संपादित किया गया है। तो ये रचनाएं अभी आपके सामने हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कभी रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें सिर्फ कहानियां नहीं है, कविताएं सिर्फ नहीं है, बल्कि इसमें जो चिट्ठी पत्री है वो लगेगा जैसे कि एक मैगजीन, और हम आप दोनों आपस में बैठ करके गुठिया रहे हैं, बातें कर रहे हैं। भाषा इतनी सहज है, कोई एक एक फॉर्मेलिटी का जरूरत नहीं, फॉर्मल भाषा नहीं। जो जैसा मतलब हम लोग इमली गाछ के नीचे बैठ करके बतियाते हैं चटाई लगा करके, कुछ काम करते हुए, कुछ चटाई बुनते हुए, तो बिल्कुल वो ऐसा मतलब एक्सप्रेशन है उस मैगजीन्स का जो टेम्परामेंट है। और समय के साथ साथ जितने भी तरह तरह के एडिटर्स के हाथों में ये मैगजीन्स गई, तो उन लोगों ने आदिवासी मुद्दों से जुड़ी हुई चीजें जो घटित हो रही थी उनको भी उस मैगजीन में पूरा पर्याप्त जगह दिया है, जिसमें कि आप विश्व युद्ध की घटनाएं भी उस मैगजीन का हिस्सा बनती हैं। जो तार नामक एक विश्व का कॉलम है, उसमें तार पद्धति होती थी, चिट्ठी पत्री का एक तार, एक मेथड होता था। उस तार वाले पन्ने में वो विश्व घटनाक्रम पे भी नजर बना करके झारखंड जैसे इंटीरियर जगह में वो लोगों को बता रहे थे कि दुनिया में क्या चल रहा है। और उसके अलावा बहुत सारा कुछ है जिसमें कि एक नाटक जैसी चीज भी मिल रही है, यात्रा वृतांत भी मिल रहा है, और बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि एक धार्मिक शिक्षा के बनिस्पत आपको अपनी जमीन संबंधी जो अंग्रेजी शासक आपके लिए चीजों का संरक्षण कर रही है, सीएनटी एसपीटी एक्ट के बारे में भी जब वो चीजें फ्रेम हो रही थी, तो उस समय का पूरा डिबेट, उस समय की जो कानूनी प्रावधान तैयार हो रहे थे, वो सब इन सब मैगजीन्स का कंटेंट है। तो इसको सिर्फ हम लोग ईसाई की चीज है, मिशन की चीज है बोल करके आज तक हिंदी जगत वालों के लिए ये उपेक्षा का शिकार रहा, जिस पर बात नहीं हुई है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि हिंदी में निकलने वाली इतने लंबे समय से मैगजीन उत्तर प्रदेश और जो हिंदी बेल्ट है, बिहार,
मध्य प्रदेश का इलाका, वहां भी हिंदी के लिए इतनी पुरानी मैगजीन्स नहीं। तो ये हमारा एसेट है, हमारा धन है, जिसको कि हम लोगों को उस पर विचार करके उसको एक शोध के माध्यम से मैंने लाने का छोटा सा कोशिश किया है। कितना मैं सक्षम हो पाई हूँ, बहुत बड़ा कंटेंट था, बहुत बड़ा विस्तार था, क्योंकि पत्रिकाएं मंथली नहीं थी, वो पाक्षिक थी, वो साप्ताहिक भी रही। तो एक हफ्ता, एक महीने में 4 मैगजीन से गुजरना, या एक महीने में 2 मैगजीन से गुजरना, तो ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है। और मैंने टाइम पीरियड 1872 से 1945 के बीच की मैगजीन्स को लिया है, और मैं इस पर अभी भी शोधरत हूँ। और भाषा के स्तर पे बहुत सारे जो क्षेत्रीय शब्द है, जो एक झारखंडीपन होने का, छोटानागपुरियन होने का, आदिवासी होने का जो वोकैबुलरी है, वो हमें वहां पे मिलता है, जो कि आज के साहित्य से गायब है, नदारद है। तो वो सब चीजें मैं लाने की कोशिश करूंगी इस पूरे वर्ष के दौरान में। तो अभी सोशल महामारी की वजह से थोड़ा सा अफेक्टेड हूँ, अदरवाइज ये दिसंबर में मैं जमा कर रही हूँ। सोशल मीडिया मैंने देखा था, अभी कुछ ही दिन पहले मैं देखा था, किसी ने पोस्ट किया था। वो घर बंधु का एक पेज था, और उसमें दिया हुआ था कि भगवान बिरसा मुंडा की जब मृत्यु होती है तो उसका खबर उसमें छपा हुआ था। अब बहुत ज्यादा हम्म। लाइन में नहीं था, मैं 4-5 पंक्तियों में था, लेकिन उन्होंने वो बिरसा मुंडा जी की मृत्यु का खबर उसमें छाप रखा था। ये सोशल मीडिया मैंने देखा था, उसमें घर बंधु लिखा हुआ था। तो मैडम, जी आपके माध्यम से ये काफी जानकारी मिली। ये एक जो पुराने मैगजीन है जो हिंदी में जी। छपती थी, घर बंधु, और 3 मैगजीन, घर बंधु और निष्कलंका और छोटा नागपुर दूत, दूर। ये पत्रिका जो आपका शोध का विषय भी है, पीएचडी का। जी। तो मैडम, आपसे जी। अंतिम सवाल ये मैं पूछना चाहूंगा। आदिवासियों में नशा पान की लत एक समस्या बन चुकी है, और काफी दिक्कतें हो रही है, विशेषकर युवा पीढ़ी जो आजकल नए जो युवा बढ़ रहे हैं, जो 15 साल के हैं, 15-20 साल के, 25 साल के, वे लोग काफी नशा पान करते हैं। गांव में, बल्कि शहर में भी, रांची में भी देखा जाता है कि लोग हड़िया और शराब पी करके झूमते हुए नजर आते हैं। तो इससे इससे काफी दिक्कतें हो रही है परिवार में, आर्थिक समस्या और पारिवारिक समस्या, झगड़े हो रहे हैं। तो इसमें कैसे इसको कम किया जाए, मैंने आदिवासी को सोचना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं इस विषय पर? अ, देखिए, ये प्रश्न जो है वो हमारे समाज से जुड़ा जरूर हुआ है, लेकिन इसके जो पूरे तार अगर ढूंढने की कोशिश करें, ओरिजिन कहाँ से है, शराब कैसे, अंग्रेजी शराब कैसे हमारे बीच में आता है, तो ये पूरी तरीके से एक रेवेन्यू जनरेट करने का मामला है। और वैसी सोसाइटीज में इसकी पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी जाती है, जब आपको उस समाज को एक हानि की ओर ढकेलना है। तो ये बहुत सोची समझी साजिश है कि शराब की उपलब्धता जो है, सरकारी ठेकेदारों के द्वारा, सरकारी शराब खानों के द्वारा, लीगल वो चीजें, लीगल सर्टिफिकेट रख करके जो दारू बेचने का जो प्रोविजन है, इस पे हमारे राज्य सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। इसके रेवेन्यूज को हटा करके आप और कुछ ही भी तरीके से आप देश, मतलब हमारे जो राज्य है उसके ह्यूमन रिसोर्सेज का एक पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करके भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और लोगों को सर्वाइवल स्किल्स दे सकते हैं। तो हम लोगों को इसको एक रेवेन्यू के तरीके से तो देखने को खारिज करने की जरूरत है। और ये रेवेन्यू को खारिज करने का जो कोशिश होगा, वो मूवमेंट का मांग करता है, आंदोलन का मांग करता है। हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृति का हिस्सा वो तब तक है जब तक वो आपको सखुआ के पत्ते में एक दोने भर पीने के लिए पूजा पाठ के दौरान में उपलब्ध कराया जाता है। वो तब तक उतना हेल्दी है, लेकिन उससे ज्यादा उसका जो इनटेक होता है, अब मैं हड़िया को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हड़िया का जो अल्कोहलिक परसेंटेज है वो 7 से 11 के अंदर अंदर है। और वही आपका जो महुआ से बना हुआ है उसका और थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, वो आपका 28 से 30% जाएगा।
लेकिन जो हम लोग विस्की और रम बोल करके या पाउच बोल करके जो पाते हैं, जिसको सरकारें बेच रही होती हैं, और उसमें आपको 48 से लेके 63 तक परसेंटेज ऑफ अल्कोहल आपको कंज्यूम करने का है, वो लीगल परमिशन होता है, हाँ। जिसमें कि नशा बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आपके लिए प्राइड का विषय है। ठीक है। तो हम लोगों को आदिवासी समाज में जो नशा पान की आदत बेसिकली सरकारों के द्वारा, डिकुओं के द्वारा एकदम इंजेक्ट किया गया, और उस इंजेक्शन से हमारा जो एक युवा वर्ग है वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहा, क्योंकि युवाओं को हम लोगों के पास देने के लिए सत्ताओं के पास कुछ नहीं है। वो उनके परेशानियों और उनके रोजगार और उनके हाथों को काम, उनके मानसिक कामों का जो यूटिलाइजेशन वो कर सकती थी, वो नहीं करने देने की वजह से आप खलियन हैं, खाली हैं, तो आप फिर अपने साथ, अपने समय के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने रिसोर्सेज के साथ जो चाहा व्यवहार कर सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि आदिवासी लड़कों के बीच ये पॉपुलर है, आदिवासी लड़कियों के बीच में नहीं है ये पॉपुलर। ऐसा नहीं है कि आदिवासी लड़कियां नहीं पीती, हम्म। बहुत कम पीती होंगी, रेयर पीती होंगी, और अगर घर में हड़िया बना है तो सब लोग परिवार सहित पी रही होंगी। लेकिन उसको आप मतलब आप पब्लिक डोमेन में विस्की के साथ और तमाम हाई परसेंटेज ऑफ अल्कोहल के साथ आप नॉर्मली नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को ये विचार घरों में, मुझे लगता है ये एकदम एक बड़ा मूवमेंट का डिमांड करता है कि हम लोग अपने बच्चों को एक पॉजिटिविटी और एक छोटे से छोटा काम के प्रति, हम लोग शिकारी रहे, हम लोग किसान रहे, लेकिन अगर शिकारी और किसानी के बाद भी अगर सर्वाइवल मुश्किल में है और हम लोगों को कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत पड़ रही है, तो बहुत सारे लोग जो बिजनेस में उतर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई ना कोई छोटा चीज जमा किया, उसको बेचा, उस बेचे हुए पैसे से फिर अगली बार थोड़ा और बड़ा सा बना करके उसे और बड़ा किया। तो इसी तरीके से एक बिजनेस बनता है और उसमें एक काम मिलता है, और लोग इस तरीके से अपना सर्वाइवल देख पाते हैं, अपने जीवन को, परिवार को अच्छा दे पाते हैं। अल्कोहल शरीर के लिए दवाई के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका परसेंटेज लिमिट होता है। हम डोज तय करते हैं कि आपको 20 ml लेना है, आपको एक ढक्कन से ज्यादा नहीं लेना है। तो वो बॉडी के लिए बहुत बुरा नहीं है, लेकिन उसका हाई यूज जो हम लोगों के बीच में डिकुओं के द्वारा, मतलब कुछ भी काम कराना है आदिवासी को, बॉटल पकड़ाओ, वो और कुछ नहीं जानता है, ना पैसा जानता है, ना सोना जानता है, ना कुछ जानता है, बस दारू का बोतल पकड़ाओ और काम हो जाना है। तो ये जो एक एडिक्शन की संस्कृति की ओर ढकेला गया है, ये किसी जमाने में बाहरी गतों के द्वारा आदिवासियों के बीच में आया है, और आज आदिवासी इतना मतलब इसको एक सेलिब्रेशन के तरीके से लेता है कि वो माँ के सामने पी सकता है, वो दादी के सामने पी सकता है। ये पीना कितना बुरा नहीं है, लेकिन उसका एक रोल, और वो आपके शरीर को ज्यादा इंटेक से क्या हानि हो रहा है, इतना सा साइंस हम लोग 10वीं और 12वीं तक हर कोई पढ़ते हैं। तो उस अल्कोहल का निषेध सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर हर एक लेवल पे किया जाना चाहिए, जिससे हम एक स्वस्थ आदिवासी समाज की परिकल्पना कर सकते हैं, जहाँ पे हिंसाएं कम होंगी, घरेलू झगड़े कम होंगे, मारपीट और हत्याएं कम होंगी, और एक स्वस्थ समाज बन सकेगा। ये रहा आखिरी सवाल। मैडम, आपने कई बातों को समेटा है। आदिवासियों की समस्याओं को, रूपा केस को, और बहुत सारी बातों को मैं आपसे और भी बात करना चाहता था। बहुत सारी बात पूछने के लिए है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। काफी लंबे समय तक हम लोग बात किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रूफ वर्ल्ड चैनल में अपने शोध संबंधी बातों को रखने के लिए, अपने आपके मन में, आपके विचारों में जो छुपा हुआ है उसको रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो लगी। ये मेरा सामाजिक कार्य है, और मुझे लगता है कि मैं खुद सीखती हूँ आप लोगों से बात करके।
अपनी जो कमियां और गलतियां हैं उससे आप लोग मुझे वाकिफ कराते हैं। तो ये दोनों ही साइड के लिए एक सीखने और सिखाने की चीज है। तो आपने मौका दिया, शुक्रिया ओलग जी। थैंक यू। वेलकम वेलकम।